लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आज का टॉपिक अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो भी डाउट्स हो, तब मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे लास्ट वीडियो में, तो वो कमेंट में पूछ लें, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, ठीक। देखो होता क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कुछ इनर सेल्स भी होंगी। तो न्यूक्लियस जो नेट फोर्स लगा रहा है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, नेट फोर्स experienced by electrons of outermost cell is called effective nuclear charge, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे जैसे मान लो बीच में जो सेल्स आ रही है, ये वाली जो सेल्स है, ये वाली सेल्स किसका काम करती हैं? ये वाली सेल्स काम करती है शील्ड का, है ना। जैसे एस एस भी आ सकती है, पी डी एफ, कोई सी भी सबसे ला सकती है इसके बीच में, ठीक। तो ये सारी शील्ड का काम करती हैं। जैसे मान लो हम मेरे और कैमरे के बीच में अगर हम कोई भी शील्ड लगा दें, है ना, तो वो इफेक्ट करेगी। अगर ट्रांसपेरेंट भी होगी तो थोड़ा बहुत भी तो इफेक्ट करेगी करेगी। यहाँ ट्रांसपेरेंट, अगर ट्रांसपेरेंट पर्दा भी लगाते हैं हम, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी। और हम बिल्कुल ऐसे लगा दें जिसमें से हम आर पार ही दिख रहे हैं, आर पार ना दिखे, जिसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, आई थिंक, है ना। वैसा लगा दे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे। तो ऐसा ये भी काम करते हैं, एस पी डी और एफ। जो एस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग करता है, मतलब ये न्यूक्लियर की फोर्स को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद से पी, फिर डी। डी जो है वो पुअर शील्डिंग करता है, ठीक। तो अगर इनका मैं वो देखूं तो सबसे ज्यादा शील्डिंग एस, देन पी, देन डी, देन एफ। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा इज स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब मेन हमें क्या करना है? मेन हमें फाइंड करना है सिग्मा, क्योंकि जेड तो क्या है, जेड तो एटॉमिक नंबर है, ठीक। मेन हमें फाइंड करना है सिग्मा। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। तो सिग्मा फाइंड करने के लिए एक रूल है, उसका नाम होता है स्लेटर्स रूल। अब सिग्मा फाइंड करने के लिए दोनों अलग अलग रूल हैं। जो एस और पी के लिए अलग है और डी एंड एफ के लिए अलग है। एस और पी सब सेल के लिए अलग रूल है, डी एंड एफ सब सेल के लिए अलग है, ठीक। बातें बातें नहीं, देखो
अब जो एस सब सेल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल एक समझाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो जिंक है, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सबसे फर्स्ट रूल है स्लेटर्स रूल का यही है कि सब इनको अरेंज करने हैं इनके सेल्स के बेसिस पे। तो 1s2 पहली सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स के बेस पे अरेंज कर दो। अरेंज कर दिए। अब मान लो पहले मैं निकालता हूँ एस के लिए, एस के लिए निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। तो जिस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को हटा के जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसमें वो लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे इसमें तो एक बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये इफेक्ट करेगा 0.35 के फैक्टर से। ओके, प्लस अब इससे लास्ट वाला सेल, ये तो सबसे लास्ट सेल था, ये सेकंड लास्ट सेल जिसे पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। इसे अल्टीमेट सेल, दैट इज पेनल्टीमेट सेल, और ये एंटी अल्टीमेट सेल। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे। अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, और ये है एंटी अल्टीमेट सेल। ठीक, देखो अब जो पेनल्टीमेट सेल है या सेकंड लास्ट सेल है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट कर लेता हूं मैं, 10 6 16 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स ये करेंगे 0.85 के फैक्टर से। ठीक है, उसके बाद से बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो भी लास्ट में जितने बचे हुए हैं वो कितने से करेंगे? 1 से। 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 इंटू 1। ठीक, इसको सोल्व कर लो। 0.35 प्लस 18 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15.3 प्लस 10, इसको कर लो ऐड 25 25.65, है ना? ठीक, अब सिग्मा पुट कर दो इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जेड इफेक्टिव फॉर एस सब सेल 30 माइनस 25.65, दिस इज अप्रोक्स 4.35। ये जेड इफेक्टिव आ गया फॉर एस। अब फॉर पी के लिए निकाल के देख लेते हैं। मान लो इस पी के लिए निकालना है, याद रखना हमेशा जेड इफेक्टिव निकालते वक्त या फिर सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते वक्त उससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, हमेशा उसके पीछे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन का काम है। ठीक है, पी का निकालना है तो भी यही रूल, सेम रूल है। जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उस सब सेल में उसको देख लो। कितने यहाँ पे? 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस इससे पिछले में 6 और 2 8, 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। सोल्व कर लेना से खुद ही जो भी आ जाएगा जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डी एंड एफ के लिए। तो डी एंड एफ के लिए थोड़ा सा रूल डिफरेंट है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हमें निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर पी। तो मैं यहां निकाल देता हूं ये पी का एक इलेक्ट्रॉन माइनस करो और उस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उससे पीछे पीछे वाले वो देख लो कितने बच रहे हैं। 5 यहाँ पे बच गए और 2 यहाँ पे 7। तो 7 वही 0.35 के फैक्टर से प्लस इससे पिछला 6 और 2 8, 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये है तो 1 इंटू 2। सॉल्व कर लेना, ये सिग्मा आ जाएगा तुम्हारा फॉर पी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम नेक्स्ट डी एंड एफ के लिए करते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिल गई, लिख देता हूँ वापस से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ठीक है, डी के लिए निकालना है, डी के लिए निकालना बहुत आसान है। सिग्मा इक्वल्स टू, इस बार देखना डी सब सेल, डी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, कितने बचे 9। तो सिर्फ तुम सब सेल में देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 0.85 प्लस, अब इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जितने भी सबको ऐड कर लो, 6 और 2 8, 8 और 8, 8 और 8 16 और 2 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा सिग्मा। ठीक है, 9 5 45 7.65 प्लस 18, तो सिग्मा आ गया है। ठीक है, ओके, तो ये निकल गया हमारा क्या, हम इससे निकाल सकते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कौन सी, एटॉमिक रेडियाई। शील्डिंग इफेक्ट पता चल गया तुम्हें, सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करता है एस, देन पी, उसके बाद से डी, उसके बाद से एफ। डी और एफ तो बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं। ठीक, यहां से आपसे दिख रहा है, ठीक, देखो सेकंड एटॉमिक रेडियाई। ओके, देखो हमें पता है कि एक एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, वो भी ऐसे वेव की फॉर्म में, है ना। तो यहां से लेके इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन तक का रेडियस फाइंड आउट करना इतना कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, तो क्या किया, एटॉमिक रेडियाई को हमने नापा इनकी बॉन्डेड स्टेट में। एटॉमिक रेडियाई हमने निकाली किसी भी एलिमेंट की इसकी बॉन्डेड स्टेट में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं अपन कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। ठीक, फॉर एग्जांपल HCl, H2, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, और उस डिस्टेंस का हाफ, ये अगर यहां से यहां तक इसको हम d मान लेते हैं, तो जो ये d/2 है ये है क्या अपना कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियाई, दैट इज d/2। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स और उसका हाफ, ये हो जाए क्या अपना कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन वंडरवॉल रेडियाई। यहाँ दिख रहा है बच्चों, वंडरवॉल्स रेडियाई। देखो वंडरवॉल रेडियाई, मान लो H2 के दो एटम थे, ये कोवेलेंट बॉन्डेड थे। ठीक है, एक और H2 का एटम था ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्डेड था। ठीक है, अब जहां पे हाइड्रोजन गैस है वहां पे H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो हवा में बहुत इजीली रोटेट कर रहे होंगे, है ना, कैसे भी। तो अब क्या था, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में भी एक अट्रैक्शन था। ठीक है,
बिना भिड़े भी इनके बीच में एक अट्रैक्शन था, ठीक, जिसे हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत वीक होता है। तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो ये होगा, डी डब्ल्यू लिख देते हैं इसे, डी डब्ल्यू सो डी वी लिख देते हैं, वंडरवॉल है ना, तो डी वी अपॉन में 2, ये वंडरवॉल रेडियाई होगी, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियाई, वंडरवॉल रेडियस, पहली बात तो ये जो फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई वैसे वो नहीं होता, ये ओवरलैप नहीं होती इनके बीच में, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होते, ठीक है। इनके बीच में बस ये दूर दूर से अट्रैक्शन होता है, ओके। हमारे पास थर्ड है मेटेलिक रेडियाई। फॉर एग्जांपल दो मेटल हैं, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में बॉन्ड हुए, इन दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इनके बीच का, भाई इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ ये मेटेलिक रेडियाई होगा, ठीक है। अब कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, अपने पास जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं इनके इस बेस पे आते हैं कि अरेंज करो इनको कि किसका रेडियस किस वेव से ज्यादा है। तो याद रखना एक ट्रिक, तुमने सुनी होगी शायद वीएमसी के बारे में। वीएमसी क्या है? वीएमसी की तुम कुछ भी बना सकते हो, विद्या मंदिर क्लासेस, ठीक है। तो देखो वी से वंडरवॉल, एम से मेटेलिक और सी से कोवेलेंट, ठीक। वंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो दूर दूर है, बहुत वीक बॉन्ड होता है तो वो दूर दूर है, न्यूक्लियस दूर दूर है, तो उनके बीच के रेडियाई भी दूर दूर होंगे, ठीक है। मेटेलिक, मेटेलिक उससे कम और कोवेलेंट सबसे कम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट आयनिक रेडियाई की, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है तो उतार लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई तो सिंपल सी बात है, एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बनेगा, है ना। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से बनेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसका रेडियस किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा ये डिपेंड करता है चार्ज पे। हाइयर द चार्ज, greater will be the इंटरेक्शन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो स्मॉलर द, हेंस स्मॉलर द रेडियस, ठीक है। तो जितना ज्यादा, जैसे मान लो हम कर रहे हैं Mg+2 और Cl नेगेटिव के बीच में, 2Cl नेगेटिव के बीच में, है ना, और एक करते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे किसका चार्ज ज्यादा होगा, किसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है ना, तो इसकी आयनिक रेडियाई कम है, ठीक है। इसका चार्ज कम है इससे, तो इसकी आयनिक रेडियाई क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू MgCl2 में, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी पेरेंट एटम है, जैसे ये Na है, Na अपने गैसीय स्टेट में था, फॉर एग्जांपल इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बन गया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे यहाँ पे 11 ही,
अब यहाँ पे क्या होगा, 11 प्रोटॉन बट इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वही तो खींच के रखते हैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 1.1 प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके ज्यादा है ये, ठीक है। तो न्यूक्लियर का फोर्स ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। अब न्यूक्लियर का फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, रेडियस कम, सिंपल सी बात है। तो याद रखना हमेशा कैटायन का रेडियस हमेशा कम होता है उसके पेरेंट एटम से, ठीक है। अब बात करते हैं एनायन की। एफ है फ्लोरीन गैसेस एटम, प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, ये बन गया एफ नेगेटिव। 9 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब 9 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में क्या था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा था। इसमें क्या था, इसमें क्या हो गया, अब 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब 0.9 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन कम हो गए, भाई कंपैरिजन में देखा जाए, इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में प्रोटॉन कम है ना, तो फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, रेडियाई बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब रेडियाई बढ़ेगा तो एनायन का रेडियस बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट डाउन कर लो। पानी ले आना बेटा। फटाफट। हाँ Mg2 का बड़ा होगा, कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है। देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, इसमें सॉरी दिक्कत क्या है, इससे क्वेश्चन ना कभी भी ऐसा नहीं आएगा मतलब हमेशा क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन पे, कभी नहीं पूछेगा कोई डेफिनेशन या ये सब, हमेशा कंपैरिजन करवाएगा। तो तुम्हें ये सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है, कैटायन का रेडियस पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन का रेडियस पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल के देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जिसका ज्यादा होगा, है ना, जिससे प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका रेडियस कम होगा। जिसके प्रोटॉन्स कम होंगे उसका फोर्स कम होगा, सिंपल सी बात है भाई, प्रोटॉन्स कम है तो फोर्स कम है, फोर्स कम है तो रेडियस ज्यादा है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, हाँ थर्ड प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो जो भी हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, इनके ऊपर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद से चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required
to remove an electron from its outermost shell. मिनिमम एनर्जी जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को उसका आउटर मोस्ट सेल से निकाल सके, हमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को उसका आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम है, कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम गैसीय स्टेट में था आपने। ठीक है, गैसीय स्टेट का मतलब ये होता है, पहले जैसे मान लो ये सॉलिड है तो इनको हमें गैसीय स्टेट में लाना पड़ता है, मतलब इसका सब्लिमेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, गैसीय स्टेट में आने के बाद ये रेडी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है, तो ये अपने आप तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसको हमें कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करते हैं, लाइट से हम एक इलेक्ट्रॉन एमिट करवाते हैं, है ना, तो यहाँ से भी हम किसी ना किसी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके ऊपर, mg पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे हो जाएगा ना mg पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी डेल्टा एच हमें देना है, ठीक है, वो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा बड़ा होगा भाई, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना ही आसान होगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना, है ना। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा बड़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियाई, अब रेडियाई किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, ये मैंने पिछले वीडियो सॉरी पिछली उसमें बताया टॉपिक पे। ठीक है, तो सोचो रेडियाई जेड इफेक्टिव कैसे होगा, एटॉमिक रेडियाई और जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, है ना। अगर न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हुआ तो वो अपनी तरफ खींचेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, रेडियस कम होगी, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो ये इसके इनवर्सली, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बस जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा का मतलब है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, है ना। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया उस पर, तो वो उसको निकलने के, अब न्यूक्लियस ने उसको टाइटली बाउंड कर रखा है तो उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस उसकी छोटी होगी। ठीक है, ओके। अब एक और चीज पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। मान लो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा ना, सिंपल सी बात है। कैसे, जैसे मान लो हमने, मुझे पकड़ना था किसी को, ठीक है, सर्कल के बाहर, जैसे हमारे मेरे बहुत सारे हाथ हैं, 10 हाथ है मान लो मेरे, ठीक है, तो मैंने एक हाथ से फर्स्ट सर्कल को पकड़ रखा है और जो मेरा 10वां हाथ है उससे मैंने लास्ट जो 10वीं सर्कल पे खड़ा है ना उसको पकड़ रखा है। तो फोर्स सबसे ज्यादा किस पे लग रहा है मेरा, पहले वाले पे फोर्स ज्यादा लगेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, वो मेरे से बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उसके और मेरे बीच में, है ना, और जो मेरे पास है उस पर मैं ज्यादा फोर्स लगा पाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स घटेगा, न्यूक्लियर फोर्स घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, न्यूक्लियर फोर्स घट जाएगा, सही लिखा था ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं
तो न्यूक्लियर फोर्स घट रहा है, न्यूक्लियर फोर्स घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, ठीक है, अपोजिट आएगा, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कंफ्यूजन हो गई थी। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स घटेगा, न्यूक्लियर फोर्स घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, ठीक है। अब देखते हैं इनका ट्रेंड्स ग्रुप में और पीरियड में, ग्रुप में और पीरियड में कैसे करेंगे ये। तो जब मैं पीरियड में ऊपर से नीचे आ रहा हूं, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये क्या थे, मैंने बताया था एन, प्रिंसिपल काउंटर मेंबर, जो नंबर ऑफ पीरियड को डिनोट कर रहे थे, है ना। तो ये जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स का मैंने तुम्हें अभी बताया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, तो अगर ये बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी, है ना। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीजेस, ठीक है। और अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे होगी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्यों, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, तो चलो ये वाला छोड़ दो, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स सेम है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो दोनों का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत आयनाइजेशन एंथैल्पी में, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट। इन सब के ऊपर क्वेश्चन सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने में ही आएंगे, जेई में भी और नीट में भी, ठीक है। तो इनके सिर्फ ऑर्डर्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा ई जी एच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। देखो होती क्या है, फॉर एन एग्जांपल Cl नेगेटिव था, सॉरी Cl था, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये क्या बन गया, Cl, ठीक, नेगेटिव। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई है इस प्रोसेस में, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी वो लूज करता है उस वक्त, उसको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो फॉर एन एग्जांपल कोई भी मैं x मान लेता हूँ, x था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, x नेगेटिव बन गया, y था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, y नेगेटिव बन गया, ठीक है। इसका डेल्टा h है -300 किलो जूल, इसका डेल्टा एच है -500 किलो जूल, ठीक है। कोई पूछे तुमसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी की ज्यादा होगी। अब मैथ में तो क्या होता है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो माइनस में छोटी होती है ना, -300, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है वो ही ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, अब नेगेटिव में वैल्यू तो यही ज्यादा है ना, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली तो वैसे वैल्यू ही ज्यादा है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू ही ज्यादा है ना। तो डेल्टा, सॉरी, हाँ, ये डेल्टा इजी
किसका ज्यादा होगा, वाई का एज कंपेयर टू डेल्टा ई जी एच ऑफ एक्स। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताने हैं इन दोनों में, तो कुछ नहीं करना, ये जो माइनस है ना इनको प्लस कर दो, ये जो माइनस का साइन है इनका साइन अपोजिट कर दो, प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, ओके। तो भी क्या ज्यादा रहेगा, तो भी यही ज्यादा रहेगा, है ना। तो इसका मतलब सेम है यहाँ पे। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम निकालते हैं 0 केल्विन पे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम निकालते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम 0 केल्विन पे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज डिफाइन ऑन 0 केल्विन। नोट कर लेना ये बात दिमाग में सीधा। ठीक है, तो देखो अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी भाई, जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकेगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले ले, जिसको जिसके पास ज्यादा एनर्जी रिलीज ना करनी पड़े, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। जिसको हमें जबरदस्ती देनी पड़ रही है, तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम होगी, जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन सब के ट्रेंड्स जो है ना, ये सब सारे के सारे ट्रेंड्स आप रेडियाई से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रेडियाई के ट्रेंड्स अच्छे से पता है, सारी चीजें पता है रेडियाई के बारे में, तो आप किसी के भी ट्रेंड्स लिख सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा, फोर्थ फिफ्थ है ये, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक तरीके से मैं बताऊं तो पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर जिसके पास ज्यादा रहती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता कैसे चलेगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज जितना छोटा, मतलब एटॉमिक रेडियस, साइज और एटॉमिक रेडियस की बात है ना, जिसका साइज जितना छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। ठीक है, और एक और होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर तुमने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एविडेशन में पढ़ लेंगे अपन। इसमें क्या होता है, दो ऑर्बिट जब मिक्स होते हैं तो एस कैरेक्टर, एस सब शेल के परसेंटेज जिसके पास ज्यादा होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जिसके पास एस सब सेल के कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एटॉमिक रेडियस का जो भी ट्रेंड था ना उसका उल्टा ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उसका उल्टा क्यों होगा, देखो साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हाँ ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं ग्रुप में, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, ओके। अब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, तो मैं ये सब तो इसका उल्टा लिख लेना, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना, तो ये सब चीजें इनसे डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है,
मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ना, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, बाकी मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची है, ये अपनी थी प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सारी। ठीक है, जो लास्ट वीडियो आएगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो आएंगे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं आएगी वो, उसमें क्वेश्चंस करवाएंगे सर, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी बहुत। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।